फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो इसी में हम लोगों ने देखा था क्लॉज जो होता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। तो हम लोग का बेसिक टॉपिक क्लॉज था नहीं, हमारा बेसिक टॉपिक जो था वो था रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पाया जाएगा? जाहिर सी बात है सेंटेंस में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो पाया तो जाएगा सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस में कहा? बोले रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है, ठीक है, इसलिए एक ज्वाइनिंग वर्ड भी है, ठीक है। ठीक ना। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा कहाँ पाया जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहेंगे? बोले क्लॉज है या सेंटेंस है तो उसका भाव होगा, तो कोई भी एक ऐसा क्लॉज जिसका भाव अपने आप में कंप्लीट ना हो उस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, ठीक है। तो इससे एरर क्या क्या आते हैं, पहले हम एरर आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। एरर्स रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस बात को समझिएगा, हम पढ़ तो रिलेटिव प्रोनाउन लेकिन साथ ही साथ हमारा क्लॉज भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन ही होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य ही होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ना। तो जब तक हम सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जैक्ट फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक एरर हमारे एग्जाम में बनता है कि जैसे आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पाया जाता है? बोले सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो चाहे मेन क्लॉज हो चाहे कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, क्लॉज है तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगा, और फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो कोई भी सेंटेंस में अगर फाइनाइट वर्ब है तो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट शो करेगा, यानी कि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, उसका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो पहला एरर इसमें ये बनता है एग्रीमेंट ऑफ द फाइनाइट वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके। नंबर 2, आपने देखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु है, व्हिच है, हुम है, दैट है, हुज है, ठीक है। तो एक ये जरूरत पड़ेगी कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ना है और रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से ही जोड़ना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एक सेंटेंस में किस पर्टिकुलर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड होगा यूज ऑफ करेक्ट केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। आगे भी होगा और भी पॉइंट्स हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके केस होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, ठीक है। तो कब हम सब्जेक्टिव का यूज करेंगे, कब ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे और कब पजेसिव का यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं तो एक पॉइंट हमारा कल हो गया था, इफ एवरीवन इज कॉन्फिडेंट एग्रीमेंट ऑफ द फाइनाइट वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो फाइनाइट वर्ब होगा उसका सब्जेक्ट या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में होगा या नहीं होगा। अगर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज के फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं है तो इसका एक्चुअल सब्जेक्ट कौन बनेगा? एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक नाउन होगा, इसी नाउन को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। किसका एंटीसीडेंट? रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वही एक्चुअल सब्जेक्ट होता है इस फाइनाइट वर्ब का, इसलिए फाइनाइट वर्ब इस सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग एग्री करता है। ओके। अब हम आते हैं यूज ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन।
use of correct relative pronoun। आपने ये देखा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो पाया तो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, लेकिन रेफर करता है एंटीसीडेंट को। ठीक है, और एंटीसीडेंट एक नाउन हो सकता है या नाउन के बदले प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, विजिबिलिटी प्रॉपर है। ठीक, अभी चूंकि अगर नाउन है तो बीइंग अ नाउन ये नाम बताएगा ना, नाउन है तो नाम बताएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नाम जो है वो ह्यूमन बीइंग का हो, या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नाम जो ये नाउन जो है नाम बता रहा है ये एनिमल का हो, या पॉसिबिलिटी है कि नाम जो है नॉन लिविंग का हो, या एक और पॉसिबिलिटी है क्या कि यहाँ पे एंटीसीडेंट के रूप में जो नाउन आया है इस नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ के एक और नाउन दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पे एंटीसीडेंट के रूप में एक नाउन ना हो करके दो नाउन हो सकते हैं। तो जब दो नाउन होंगे तो हो सकता है एक नाउन जो है ह्यूमन बीइंग को रेफर करे और दूसरा नॉन लिविंग को रेफर करे। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे उस केस में। ठीक है, तो कौन सा सात में से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना सही होगा ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है वह एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के लिए हु चलेगा, whom चलेगा और whose चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ फिर एक समस्या फंसेगी क्या कि ह्यूमन बीइंग अगर रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है वो एंटीसीडेंट अपने आप में ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए हु भी चल सकता है, whom भी चल सकता है, whose भी चल सकता है। तो फिर दिक्कत आ गई कि अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है तो क्या लगाएं, whom लगाएंगे या who लगाएंगे या whose लगाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, लेकिन अगर ये एंटीसीडेंट जो है एनिमल या नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या पजेसिव केस में whose का यूज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि whose as a relative pronoun in possessive case can be used to refer any type of antecedent whether living, non-living or animal। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो एनिमल है तो भी विच या whose आ जाएगा, नॉन लिविंग है तो भी विच या whose आ जाएगा। लेकिन इस केस में जो है आपका जैसे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है वहां पे दो नाउन लगे हुए हैं, एक ह्यूमन बीइंग एक नॉन लिविंग को रेफर कर रहा है, तो वहां पे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा दैट ही आएगा। तो कल हम लोग देखा था इन ऑल 7 टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। 7 में से 1 2 3 4 5 5 हमने देख लिया, बच गए कितने? दो में कौन सा? एज और व्हाट। इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे, दैट को भी अलग से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दो क्लास में आपका पैसेज नहीं भी चलेगा तो परेशान मत होइएगा, उतने नंबर ऑफ पैसेज हो जाएंगे हम लोग के। ठीक है, ये हम लोग फ्लुएंसी बना लेंगे। ऑलराइट, तो फिर जैसे कि हमने कहा कि अगर ह्यूमन बीइंग यहाँ पे एंटीसीडेंट है तो हु, हुम, हुज में से कोई एक लगेगा। तो अगर मान ली ह्यूमन बीइंग है तो किसको लगाएं, हु को लगाएं, हुम को लगाएं या हुज को लगाएं? तो फिर ये केस देखना पड़ेगा। whom जो होता है that is subjective in case, whom जो होता है that is objective in case, और who जो होता है that is possessive in case। ठीक है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो सब्जेक्टिव डिमांड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव डिमांड कर रहा है या पॉजिटिव डिमांड कर रहा है। ठीक है, अभी ओरली ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका एग्जांपल हम करके दे। ठीक है, देखिए बोले
these are the students dash I teach. ओके, नंबर 1. नंबर 2 ले लेते हैं. This is the man dash teaches या teach me. ठीक है, आइए पहले 2 का देख लेते हैं. तो अब यहाँ पे हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में यहाँ पे दे दिया that, who, which और whom. 4 चॉइस हमको दे दिए A B C D. ओके, अब हम क्या रखें? तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको रखना है उसका एंटीसीडेंट जो है वो अपने आप में क्या है. तो एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए फिलहाल के लिए हम दैट हटा दे रहे हैं और व्हिच भी हटा दे रहे हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए दैट हट गया और व्हिच भी हट गया. अब बचा कौन? हु और होम ना, ये 2 की पॉसिबिलिटी है. अब हम हु लगाएं कि होम लगाएं, तो बोले अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस का डिमांड कर रहा है या सब्जेक्टिव केस का. ठीक है, क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा कि हु जो है सब्जेक्टिव केस का, हूम ऑब्जेक्टिव केस का है. ठीक है, तो अब इसका केस हम कैसे पता करें, यहाँ किस केस का चाहिए. ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं काट के आपको बता दे रहा हूँ. स्टूडेंट्स आई टीच है, इधर देखिए. बोले दीज आर द स्टूडेंट्स डैश आई टीच. ठीक है, तो अब यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट है, तो यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन को लेते हुए आगे जो भी होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में पकड़ेंगे केस पता करने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन किस केस में चाहिए ये पता करने के लिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब को पकड़ेंगे. यहाँ पे वर्ब है टीच. टीच एक फाइनाइट वर्ब है. इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है. तो टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना. पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आई. पर पढ़ाने का काम आई तो कर रहा है, खुद को पढ़ाएगा, किसी और को पढ़ाएगा, किसी और को पढ़ाएगा. तो ये जो वर्ब है अपने आप में ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए बिकॉज अ ट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट कंप्लीट इट्स मीनिंग इन इटसेल्फ विदाउट अ सब्जेक्ट, सॉरी विदाउट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए. तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए था, जो कि है नहीं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट है. तो इसका जो ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ नहीं है तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं जरूर होगा. तो बस इससे सवाल कर लीजिए कि मैं किसको पढ़ाता हूँ. आई टीच होम, किसको पढ़ाता हूँ? सेंटेंस के माध्यम से कुछ समझ में आ रहा है? आई पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? स्टूडेंट को. स्टूडेंट. पढ़ाने का काम कौन करता है? आई. और पढ़ाता किसको? स्टूडेंट्स को. तो इसका इम्पैक्ट, ये जो ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब का इफेक्ट किस पे जा रहा है? स्टूडेंट्स पे. तो ये स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स पे जाए. और आपने देखा था ट्रांसिटिव वर्ब में कि ट्रांसिटिव वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पे ट्रांसफर होता है उसी को ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. एनी डाउट? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए? सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के लिए. ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. और यहाँ जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह किसको रेफर करेगा? इसी नाउन को, यानी इसी एंटीसीडेंट को. ठीक है, तो जब एंटीसीडेंट ही ऑब्जेक्टिव केस में है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी किस केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. ये बात समझ में आई? और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा. एनी डाउट? तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, ध्यान से समझिए. रिलेटिव प्रोनाउन का केस जानने के लिए आपको क्या करना है? बोले सीधे सीधे ये पता करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है
उस एंटीसीडेंट का क्या केस है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस के एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव केस के एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए पॉजेसिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन। ये बात समझ में आई। तो हमें जो केस वेरीफाई करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का जो केस वेरीफाई करना है, वो कहां से वेरीफाई करेंगे, एंटीसीडेंट जो नाउन है उसके केस से। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो नाउन है उस नाउन का कोई ना कोई केस होगा, तो ये एंटीसीडेंट जिस केस का होगा उसी केस का रिलेटिव प्रोनाउन भी आएगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, these are the students dash I teach। I teach, teach एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो पढ़ाने का काम कौन करता है, आई पढ़ाता है। किसको पढ़ाएगा, किसी न किसी को तो पढ़ाएगा, खुद को तो नहीं पढ़ाएगा। खुद को पढ़ाने को स्टडी कहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं पर सेंटेंस में कहीं ना कहीं होगा, और इसका ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में कहाँ है, एंटीसीडेंट के रूप में है। तो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है टीच वर्ब के लिए, तो इसका केस क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसके लिए। तो जब एंटीसीडेंट ही ऑब्जेक्टिव केस का है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी किस केस का लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस का। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, अब ये देखिए इधर, दिस इज द मैन डैश आई डैश टीच मी। तो यहां से पूरा ले करके ये जो है, ये डॉट डॉट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन की जगह है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को लेते हुए आगे जो कुछ भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका टीच वर्ब है। ठीक है, तो टीच एक फाइनाइट वर्ब है। इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए था सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जो कि नहीं दिया है। लेकिन टीच अपने आप में एक ट्रांसिटिव वर्ब है, पढ़ाने का काम कोई करेगा, पढ़ाएगा किसी और को। मी को पढ़ा रहे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया है, पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में फाइनाइट वर्ब है, तो आपको पता है हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो फाइनाइट वर्ब है, क्या उस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल है? नहीं। तो सवाल करिए, मुझे कौन पढ़ाता है? Who teach me? मैन। मैन। तो टीच जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट कौन बना? मैन। तो मैन जो नाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है, किसके लिए? टीच वर्ब के लिए ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है उस वर्ब के लिए। और ये रिलेटिव प्रोनाउन सीधे रेफर किसको करता है? एंटीसीडेंट को। ठीक है, तो प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर करता है उस नाउन का जो केस है उसी केस का तो प्रोनाउन आएगा। तो ये चूंकि सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस का ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु हो जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है? ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन का केस पता करने के लिए या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का केस पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है उस वर्ब के पास जाइए और देखिए वो वर्ब ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव है। अगर ट्रांसिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट वहां दिया होगा तो ठीक, और नहीं दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट पॉसिबली नॉट ऑलवेज, पॉसिबली कौन हो सकता है? एंटीसीडेंट हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखिए। अगर मान ली हु और हुम का ही चक्कर यहाँ पे रहता, ठीक है, तो हु रहता तो सब्जेक्टिव केस होता, लेकिन यहाँ पे जो टीच वर्ब दिया है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, इस सेकेंड सेंटेंस में जो टीच यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया है, तो 99.99% श्योरिटी है कि इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? एंटीसीडेंट। लिहाजा आंख बंद करके आप सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन डाल दीजिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यस। ओके, ठीक है, एक और ले लेते हैं, थर्ड नंबर।
this is the boy dash mobile I have purchased. ठीक है, अब यहाँ भी वही है, दैट है, हु है, विच है, हुम है, एक और डाल दे रहा हूँ, हुज भी डाल देता हूँ, हुज। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बॉय है यानी एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए तीन ही पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है? हुज हो सकता है, हुम हो सकता है और हु हो सकता है। ठीक है, अब तीनों ह्यूमन बीइंग है तो इन तीनों में से ही एक आएगा, पर अब क्या रखें? बोले अब केस पता करना पड़ेगा। तो केस पता करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका आप लोगों ने देखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है उसके पास हैव परचेज्ड, हु हैव परचेज्ड, बोले आई। तो हैव परचेज्ड जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, यानी कि बॉय सब्जेक्ट का काम अब नहीं कर सकता। एंटीसीडेंट जो है सब्जेक्टिव केस का नहीं है, तो यहाँ हु नहीं लगेगा, रूल आउट। समझ में आ रही टेक्निकलिटी? ओके, परचेज, आई हैव परचेज, मैंने खरीदा है। तो खरीदने का काम कोई करेगा, खुद को नहीं खरीदेगा, किसी दूसरी चीज को खरीदेगा, है ना। तो ट्रांसिटिव वर्ब है। इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, जल्दी बताइए? मोबाइल। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब आया है उस वर्ब का सब्जेक्ट भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में है और उसका ऑब्जेक्ट भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटीसीडेंट है ना तो वो अब सब्जेक्टिव केस का काम करेगा, ना तो सब्जेक्टिव केस में रहेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो बचा क्या? पजेसिव। ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन अब वैसे देखिए, दिस इज द बॉय डैश मोबाइल आई हैव परचेज्ड, मोबाइल मैंने खरीदा है। किसका मोबाइल खरीदा है? बॉय का। तो ऐसे लग रहा है कि बॉय जो है पजेसिव केस में, तो क्या हो जाएगा? एनी डाउट? क्लियर है टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, और ये केस वाला जो चक्कर है इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो हमने दूसरा यूज देख लिया, हमने एक ही साथ तीन चीजें देख ली, ध्यान से देखिए। पहला कल देख लिया था एग्रीमेंट ऑफ द फाइनाइट वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, यूज ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर हम देखा यूज ऑफ करेक्ट केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ तक बिल्कुल सही है तीन चीजें। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? एक है यूज ऑफ दैट और विच तो ठीक है, विच हुज, एक हुज का भी आपको बता एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द पेन whose cap is missing। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। whose, जिसका, जिसका किसका? पेन का। ठीक है, तो whose को भी हम, whose जो है ये हमें पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव केस में ही रहता है, तो whose का यूज हम किसी भी तरह के एंटीसीडेंट को रेफर करने के लिए कर सकते हैं, बी इट ह्यूमन बीइंग, बी इट नॉन लिविंग और बी इट एनिमल। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब आप लोगों का बचा विच तो एनिमल और उसके लिए होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब क्या बचा? whose, दैट बचा ना, दैट, एज और व्हाट। ओके, पहले हम एज का और व्हाट का यूज कर देते हैं। ठीक है, ये हेडिंग फॉर्म कर लीजिएगा, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज। जैसे दिस इज द
same book, ठीक है, that I need, ठीक है, या this is such an activist. This is such an activist that India needs to tackle corruption. ठीक, so that I need, जिसकी मुझे या जो मुझे आवश्यकता है, ठीक है, दिस इज सच एन एक्टिविस्ट दैट इंडिया नीड टू टैकल करप्शन, ठीक है, जैसा इंडिया को करप्शन टैकल करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दैट का यूज गलत है, यहाँ भी दैट का यूज गलत है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द सेम बुक, ठीक है, एज आई नीड, या दिस इज सच एन एक्टिविस्ट एज इंडिया नीड्स टू टैकल करप्शन, यहाँ पे एज आ जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज कब आता है, ठीक है, बोले रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा, उस एंटीसीडेंट के पहले, उस ये एंटीसीडेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, उस एंटीसीडेंट के पहले सेम लगा हो, द सेम लगा हो, या सच लगा हो, ठीक है। तो जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के पहले द सेम या सच लगा हो, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन एज का ही यूज करते हैं। एनी डाउट? इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है। जैसे एज है और यहाँ पे सच है या सेम है, ठीक है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सच आया है या सेम आया है, ठीक है, तो वहां पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? एज आएगा। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। तो हम लोगों ने यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज भी देख लिया। अब एक और हेडिंग लेते हैं, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। आप लोग एक्चुअली है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग अपने मदर टंग हिंदी से कंपेयर करते हैं, और हिंदी में ऑलमोस्ट 99.99% केसेस में हम लोग व्हाट का मतलब क्या ही निकालते हैं। व्हाट का मतलब क्या, ठीक है। जबकि क्या अगर है तो क्वेश्चन करेगा नहीं, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, और व्हाट जब जो का भाव देगा तब क्या होगा? वो रिलेटिव वर्ड होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, नो मैन इन द यूनिवर्स नोज, ठीक है, व्हाट हिज वुमन wants। तो यहाँ पे व्हाट आया ना, इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए क्या कह रहे हैं। नो मैन इन द यूनिवर्स नोज व्हाट हिज वुमन वांट्स। इसका क्या मतलब है? किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पुरुष को ये नहीं पता जो उसकी पत्नी चाहती है, जो उसकी पत्नी चाहती है, जो उसकी औरत चाहती है, जो उसकी औरत चाहती, जो क्या की बात नहीं, जो उसकी औरत चाहती है, पूरे ब्रह्मांड में किसी पुरुष को नहीं पता। ये भाव आ रहा है क्या? यस एवरीवन? यस सर।
ठीक है। तो अब होता ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, एज इंडिया नीड्स व्हाट, बोले एक्टिविस्ट, तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसका एंटीसीडेंट होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द सेम बुक एज आई नीड, ये वैसी किताब है जैसी मुझे चाहिए, तो एज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन हियर, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन बीइंग अ प्रोनाउन विल रेफर टू सम एंटीसीडेंट, तो बुक एंटीसीडेंट है, उसी तरह हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन था, उसका एंटीसीडेंट पेन है। तो हर जगह कहीं भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करेगा जिसको उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट न दिया हो, व्हेन the antecedent of the relative pronoun is not mentioned in the sentence, rather it is understood or well known, ठीक है। in such a situation we use relative pronoun what. any doubt? अगर आप कहेंगे कि सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो बताइए इसका एंटीसीडेंट कहाँ गया, नोज तो वर्ब है, एंटीसीडेंट तो है नहीं। बोले हम यहाँ पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज इसीलिए किए हैं क्योंकि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दिया ही नहीं गया है, तो वी यूज व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस। कोई दिक्कत? इसको लिखवा दीजिए 2 लाइन से। हाँ मैं लिखवा दूंगा, पहले ये बताया आप लोग समझ में आ गया, मैं लिखवा तो दूंगा। यस ठीक है। यस सर। जैसे एवरीबडी या एवरीवन नोज, ठीक है, व्हाट अ पॉलिटिशियन wants, हर किसी को पता है पॉलिटिशियन क्या चाहता है या पॉलिटिशियन जो चाहता है। यहाँ पे क्या का भाव आ रहा है, जो का भाव आ रहा है, जो का तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो चाहिए हर किसी को पता है पर कोई कहता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। ऑलराइट, हाँ चलिए आप लोग एक नोट लिख लीजिए, इसी में हेडिंग भी डाल देना। यूज ऑफ व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, लिखिए, मैं साथ में लिख दे रहा हूं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट is used only when the antecedent of the relative pronoun is not mentioned in the sentence. Clear to you all? यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पे जरा सा देखिए, दिस इज द पेन, इसका अलग से फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज द पेन हुज कैप इज मिसिंग, तो यहाँ पे हुज के बजाय हम ऑफ विच भी कर सकते हैं, ऑफ विच, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं कि हुज ना दे करके अकेला विच दिया है या ऑफ विच दिया है, तो विच जो है वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का हो सकता है, लेकिन ऑफ विच जो है वो पॉजिटिव केस का है, ठीक है। इसी को कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या बचा? हाँ एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन,
ठीक है, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। एक वर्ड होता है कनेक्टर। मैं यहाँ पे एक लाइन में बात खत्म करूंगा। कनेक्टर, कनेक्टर्स, जिसको हम लोग आमतौर पे कंजंक्शन कहते हैं, वो छोटा टर्म है। ठीक है, एक्चुअल उसका टर्म क्या है? कनेक्टर है। तो कनेक्टर जो होता है उसका एक पार्ट होता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन अपने आप में कनेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। सॉरी, कहा कंजंक्शन अपने आप में कनेक्टर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अकेला कंजंक्शन ही कनेक्टर है ऐसी बात नहीं। कनेक्टर का क्या मतलब है? जो कनेक्ट करे या जो ज्वाइन करे, यानी ज्वाइनिंग वर्ड। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कनेक्टर क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड। यहाँ प्लूरल है तो वर्ड्स कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें तो जैसे हम कनेक्टर की बात सुनते हैं, जोड़ने वाला शब्द, पहला इंप्रेशन दिमाग में आता है कंजंक्शन। ठीक है, लेकिन अकेला कंजंक्शन ही एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कनेक्ट करता है। कल से आप लोग पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन भी कनेक्ट करता है, जोड़ता है। किसको? सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से। तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ कनेक्टर। ठीक है, जिस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग देख ही रहे हैं कि जोड़ता है। तो जिस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ता है उसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब भी जोड़ने का काम करता है। और सम ऑफ यू माइट गेट सरप्राइज्ड कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन इज ऑल्सो अ कनेक्टर। प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो अकेला कंजंक्शन नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन भी ज्वाइनिंग वर्ड है, रिलेटिव एडवर्ब भी ज्वाइनिंग वर्ड है, और प्रीपोजिशन भी ज्वाइनिंग वर्ड है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एवरी कनेक्टिंग वर्ड कैन नेवर बी ऑलवेज कंजंक्शन। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, मैं कहूं आई डू नॉट नो, ठीक है, व्हेन ही विल गो, गो। ये मैं कहूं आई नो हाउ कैन, हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हिंदी के अनुसार भाव तो आ ही रहा है कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, वह कब जाएगा। ठीक है, कब नहीं, जब का भाव दे रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए। यहाँ पे व्हेन जो है, एक बात, व्हेन ही विल गो, जब वो जाएगा। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं? और सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक रिलेटिव वर्ड चाहिए जो रिलेशन बनाएगा। किसका? सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन क्लॉज से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो व्हेन है, ऐसे लग सकता है आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब, जब आप लोग एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसमें बेहतर हो जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, एडवर्ब क्यों है? बोले जो टाइम रेफरिंग वर्ड्स होते हैं, समय, टाइम, प्लेस, मैनर वगैरह दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब के कैटेगरी में आते हैं। और सीधे उसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, और साथ ही साथ ध्यान समझिए, टाइम की बात कर रहा है और साथ ही साथ इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ रहा है। चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ा इसलिए रिलेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, और टाइम की बात कर रहा है इसलिए एडवर्ब हो गया। तो दो काम कर रहा है, जोड़ने का भी काम कर रहा है और अपने आप में टाइम को भी रेफर कर रहा है। टाइम रेफरिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। सिमिलरली हाउ मैनर बता रहा है और साथ ही साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ा, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन क्लॉज से रिलेशन बना रहा है।
ठीक है, जब रिलेशन बना तो रिलेटिव वर्ड हो गया। और ये मैनर को रेफर कर रहा, मैनर को रेफर करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ ये वर्ड, जो पुराने बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ व्हेन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हाउ की बात कर रहा हूँ, इस पूरे क्लॉज की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट? यस सर। ठीक है, ओके। तो इट इज ऑलमोस्ट डन। एक बहुत बड़ी सी चीज रह गई है, ठीक है, आइए उसको देखते हैं। सर जो सच के बारे में सर जो आपने बताया सर जी, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आप लोग समझे कि कैसे होता है। हाँ, सर एक कंजक्शन और एडवर्ब के रूप में भी सर यूज होता है ना? यहाँ पे ये एज, हाँ वो जो सर एज आप सवाल करिए, खुल के सवाल करिए, कोई दिक्कत नहीं मनोज जी, खुल के सवाल करिए, क्लियर योर डाउट्स, बोलिए, जल्दी बोलिए। सर एज को हम और भी दो तरह से यूज कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सुनिए, हम इंग्लिश ग्रामर में कोई भी एक वर्ड हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो, ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई? हेलो, वो कोई भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में यूज होने के बाद, कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में यूज होने के बाद वह जैसा कार्य करता है, जैसा फंक्शन करता है, तो किसी भी एक वर्ड को उसके फंक्शन के बेसिस पे, सेंटेंस में उसके फंक्शन के बेसिस पे उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्लासिफाई किया जाता है। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, ओके। वो आगे फर्दर लेवल पे हम लोग जाके देखेंगे, ठीक है, ओके। बनाना पड़ेगा, 3-4 लोग आए नहीं है। ओके, अब देखिए, जैसे बात ये हुई थी कि जहां रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिस क्लॉज में, उसी क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, राइट? तो ये जो रिलेटिव क्लॉज होता है ये अपने आप में दो तरह का होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो हम लोग की आदत है, जैसे हु लगा है, विच लगा है, दैट लगा है, तो उसको देख के हम लोग बता देते हैं कि हु विच दैट है, तो वो क्लॉज कैसा होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, है कि नहीं? ओके, जैसे एक एग्जांपल में दूं, दिस इज रोहित, ठीक है, हु इज वर्ल्ड कप विनर। ठीक है, अब एक सेंटेंस से आपसे कोई पूछेगा बताओ ये कैसा सेंटेंस है, तो आप हु को या विच या दैट लगा होता तो उसको देख के कह देते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एम आई करेक्ट? मे बी। ठीक है, ओके, या मैं ऐसे लिखूं, दिस इज द प्लेयर हु हैज वन द वर्ल्ड कप। ठीक, इतना ही आपको समझना है। अब एक सिंपल सी बात है, हु इज वर्ल्ड कप विनर, जो वर्ल्ड कप विनर है, जो का भाव दे रहा है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। दिस इज द प्लेयर हु हैज वन द वर्ल्ड कप, यही वो खिलाड़ी है जो वर्ल्ड कप जीता है।
ठीक, ऐसा हमें हिंदी में समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको समझे जरा। जब आप, मैं नंबरिंग कर दूंगा, पहला दूसरा, पहले हम दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, उसके बाद पहले सेंटेंस को लेते हैं। दिस इज द प्लेयर हु हैज वन द वर्ल्ड कप। यही वो खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड कप जीता है। तो जो हु किसको रेफर कर रहा है? प्लेयर को। तो वर्ल्ड कप खेलने में एक ही प्लेयर रहा होगा या कई प्लेयर पार्टिसिपेट किए होंगे एक टीम से? तो कई में से सबकी बात हो रही है या सिर्फ एक प्लेयर की बात हो रही है? एक की। तो कई में से यहाँ पे जो प्लेयर लिखा गया सिंगुलर में लिखा गया, पर वर्ल्ड कप खेलने जब टीम गई होगी तो उसमें कई प्लेयर गए होंगे। सर आवाज चली गई। सर वॉइस नहीं हो रही आपकी। तो फोन आ गया है पर इशारा कर। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। असल में ये मोबाइल हम जो है वाईफाई मोड पे करना भूल गए। ओके तो ये देखिए, दिस इज द प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर सिंगुलर में लिखा गया है, हु हैज वन द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप खेलने जब टीम गई होगी तो उसमें कई प्लेयर रहे होंगे ना। तो कई प्लेयर में सभी प्लेयर की बात हो रही है कि कई में किसी एक की बात हो रही है? कई में किसी एक की बात हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है ये अपने आप में तो एक है, पर कई में से किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है। हाँ या ना? बोलिए भाई। तो यहाँ पे जो प्लेयर है ये कई में से कोई एक पर्टिकुलर है। ठीक है, तो वन पर्टिकुलर आउट ऑफ मेनी। एकदम बात समझ में आ रही है? तो ये कई में से किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है। इसी बात को हम दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हु जो है कई प्लेयर में से किसी एक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी एक को स्पेसिफाई कर रहा है। हाँ या ना? या किसी एक को डिफाइन कर रहा है। बोलिए भाई। क्लियर है ना? अगर आप दुकान पे जाते हैं इस समय ऑफ सीजन में, कहीं आपको फूल गोभी दिख गई, फूल गोभी खरीदेंगे या लौकी खरीदे जाएंगे तो वो जो उठा के दे देगा वही नहीं, कह नहीं वो वाली दो, उसके नीचे के ऊपर जो है वो दे दो हमको। तो कई में से किसी एक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक को लिमिट कर रहे हैं, एक को स्पेसिफाई कर रहे हैं, कई में से किसी एक को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। हाँ है ना? लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लौकी खरीदने गए और अंतिम कस्टमर है, एक ही लौकी बची उसके यहाँ, तो वहां आप किसी एक को डिफाइन करेंगे जब एक ही बची है तो? जो है वही लेंगे, जो है वही लेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे प्लेयर सिंगुलर में तो लिखा गया, लेकिन जो सेंस आ रहा है कई में से किसी एक पर्टिकुलर को स्पेसिफाई किया जा रहा है, कई में से किसी एक पर्टिकुलर को पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, या कई में से किसी एक पर्टिकुलर को डिफाइन किया जा रहा है। और कई में से किसी एक पर्टिकुलर को डिफाइन या स्पेसिफाई कौन कर रहा है? ये क्लॉज, हु हैज वन द वर्ल्ड कप, जिसने वर्ल्ड कप जीता है। हाँ या ना? यस सर। ओके, तो ध्यान सुनिए, एक ऐसा क्लॉज ये ना, हु हैज वन द वर्ल्ड कप, क्लॉज ये है, एक ऐसा क्लॉज जो कई में से किसी एक को रिस्ट्रिक्ट करे या एक को पर्टिकुलराइज करे या एक को डिफाइन करे, तो उसी क्लॉज को हम डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। एनी डाउट? ये बात एकदम क्लियर है? ओके, ये माइक किसी का ऑन ऑफ करिए, सब लोग माइक ऑन ऑफ करिए, देख लीजिए एक बार। लेकिन क्या दिस इज रोहित हु इज वर्ल्ड कप चैंपियन? ये रोहित है जो वर्ल्ड कप, अब मैं जो ही बोल रहा हूँ, ये रोहित है जो वर्ल्ड कप चैंपियन है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी हु कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन कई रोहित में से किसी एक रोहित की बात हो रही है कि रोहित अपने आप में एक है? रोहित अपने आप में। तो जब वो अपने आप में एक है तो फिर उसको भी पर्टिकुलराइज करेंगे, उसको भी डिफाइन करेंगे? नहीं ना? नो सर। नहीं ना, ठीक है, एक बात को समझिए फिर से। तो जब यहाँ पे एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी पर्टिकुलराइज्ड है, कई रोहित में से किसी एक रोहित की बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी एक ही है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी पर्टिकुलराइज्ड है, तो फिर ये जो क्लॉज आएगा ये इसको डिफाइन करेगा या नहीं करेगा? बस इतना बता दीजिए। नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ही है। डिफाइन तो पर्टिकुलराइज तो तब करेगा जब कई में से किसी एक की बात होगी। जब ऑलरेडी एक ही है तो ऑलरेडी डिफाइंड है, जब ऑलरेडी डिफाइंड है तो ये क्लॉज जो है इसको डिफाइन नहीं करेगा। तो इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, यस। क्लियर है? तो डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है, ये बात एकदम क्लियर हो गई? लगे हाथ और सुन लीजिए। यहाँ पे हु जो है, या अब ये समझने वाली बात है, आप लोग हु को, व्हिच को, हुम को देख करके बता देते हैं कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ध्यान समझिए, जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हु हो सकता है, व्हिच हो सकता है, हुम हो सकता है, ठीक है, तो हु, हुम, व्हिच हो सकता है, लेकिन उसका भाव जो का ना हो करके उसका भाव एंड का होता है। किसका? एंड का होता है। ये बात समझ में आई? इसलिए ये जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होते हैं, शक्ल से देखने में तो हमें लगते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज एक्चुअली। कोई दिक्कत? तो सर उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे? जी 100%। ठीक है, कोऑर्डिनेट और रेन मार्टिन में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट को कोई उन्होंने मेन क्लॉज कहा है, तो मैं मेन भी लिख दे रहा हूं। एकदम क्लियर है? ये और का भाव देगा, और जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है ये हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, एकदम क्लियर है। इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में हु को, हुम को, व्हिच को देख करके ब्लाइंडली मत बोल दीजिएगा कि वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, तो इसमें हम कुछ फीचर्स लिखवा दें आप लोगों को। हाँ सर। ओके, एक नोट लिख लीजिए। हाँ, देखिए पैसेज लेते हैं ना तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है ना, 20-25 मिनट तो चला ही गया होता। देखिए ये तो आप लोगों का क्लियर है ना। एक तो आप लोग सब लोग अपना माइक चेक कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है ग्रुप में। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग, असल में डिफाइनिंग क्लॉज जो हमने लिखा है यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, सॉरी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, डिफाइनिंग। सर एक क्वेश्चन करेंगे? बोलिए। सर जब प्लेयर्स आ रहा है हमारा तो क्या हम यहाँ हैज रखेंगे या हैव रखेंगे सर? मैडम यहाँ पे प्लेयर है, सिंगुलर है, हैज रखेंगे।
ठीक है सर। क्लियर है? ओके। कई में से एक की बात हो रही है ना मैडम? ओके। ठीक है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, अरे मुझे नॉन डिफाइनिंग करना, चलिए लिख लीजिए इसको नॉन डिफाइनिंग ही करिए, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, पहले नॉन लिखेंगे, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, हेडिंग है, ठीक है। A relative clause, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 1, a relative clause whose antecedent is already defined ठीक है, is called a non-defining relative clause, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, a comma must be used, a comma must be used before a non-defining relative clause and also after every एक सेकेंड, a comma must be used before a non-defining clause and also before every finite verb that comes further, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है, इसके पहले कॉमा लगेगा, ठीक है। तो कहीं भी ध्यान रखिएगा कि आप जो है कॉमा तभी लगाएंगे, रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा तभी लगेगा जब ये क्लॉज कैसा होगा, नॉन डिफाइनिंग होगा। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप यहाँ लगा देंगे तो ये नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। क्लॉज अगर नॉन डिफाइनिंग है तभी कॉमा लगेगा उसके पहले, ऐसा नहीं कि किसी भी क्लॉज के पहले कॉमा लगा देंगे तो नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या है कि उसका एंटीसीडेंट अपने आप में इकलौता होगा, ठीक है, कहीं में से एक की बात ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई? हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री कई हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री कई नहीं होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, इसका ध्यान रखिए। नोटबुक थोड़ा सा ऊपर, मैं अभी फोटो भेज दूंगा आप लोग को, परेशान मत होइए, ठीक है। तो एक बात, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जहां भी होगा उसके पहले कॉमा लगेगा, और उस नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बाद जो भी फाइनाइट वर्ब आएगा उस फाइनाइट वर्ब के पहले भी कॉमा लगेगा, चाहे 2 फाइनाइट वर्ब या 4 पर आए, ठीक है। वही बात यहाँ लिखी गई, अ कॉमा मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड आल्सो बिफोर एवरी फाइनाइट वर्ब दैट कम्स फर्दर, ठीक है। 2 पॉइंट होगा, मैं तीसरा लिखने जा रहा हूं। That as a relative pronoun must, not को हाईलाइट करिएगा,
that as a relative pronoun must not be used. That as a relative pronoun must not be used in a non-defining relative क्लॉज। तो दैट जो है आप लोगों ने पढ़ा ही कि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो दैट को नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करेंगे। दैट को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में यूज नहीं करेंगे। एनी डाउट? क्लियर है? ओके, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोले? A non-defining clause is always a coordinate clause। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको हो सकता है कि अंडरलाइन, जैसे अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज रोहित who won the वर्ल्ड कप। ठीक है, अब यही मान लो इतना आपको अंडरलाइन करके दे दे कि हु वन द वर्ल्ड कप, ये क्लॉज है, बताओ कैसा क्लॉज है। तो ज्यादातर लोग हु को ही देख करके बोल देंगे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव क्लॉज। लेकिन रिलेटिव क्लॉज में कैसा क्लॉज है? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव है। और जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव होता है वो कैसा होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब बात को समझिए, यहाँ कॉमा लगने की वजह से ये नॉन डिफाइनिंग नहीं है, इसका भाव नॉन डिफाइनिंग का है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग है। और चूंकि ऑलरेडी नॉन डिफाइनिंग है तब कॉमा लगा है, कॉमा लगने से नॉन डिफाइनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब रोहित ऑलरेडी डिफाइंड है। जी बोले, अर्थ क्या आएगा, हिंदी अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या? यह रोहित है, होल्ड ऑन, यह रोहित है और इसने वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो एंड का भाव देगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके, ठीक है भाई, बोलिए। ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा जो आपका सेंटेंस हो जाएगा ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे एकदम क्लियर है भाई? ठीक, अब आप लोग लिख लिए। तो नॉन डिफाइनिंग आप लोग समझ में आ गया, तो डिफाइनिंग भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा नोट डिफाइनिंग के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। बस इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख दीजिए, क्या एक दो लिखा देता हूं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, अ डिफाइनिंग relative clause is always a subordinate clause. Number 2, we can use relative pronoun
dash, we can use relative pronoun that oblique which. Sorry. We can use relative pronoun that instead of who और which. ठीक है, जैसे मैं लिख के बता देता हूँ एग्जाम्पल. This is man teaches me. This is the man teaches me. तो नो डाउट यहाँ पे who आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम who भी लगा सकते हैं. ठीक, और चूंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सॉरी नॉन डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड कई मेन में से किसी की बात हो रही है. यहाँ पे क्या है, ये डिफाइंड है. तो जब भी आपका जो रिलेटिव क्लॉज होगा अगर वो डिफाइंड है तो हु या व्हिच की जगह आप दैट का यूज कर सकते हैं. एनी डाउट? दैट यहाँ पे गलत नहीं है, डबल टिक किया, होल्ड ऑन, डबल टिक किया. लेकिन अगर यही दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो वी विल प्रीफर हु, इसलिए हु पे हमने 3 टिक कर दिया है. और इन केस मान लीजिए कि आपको लगता है कि सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, ह्यूमन बीइंग है तो हु होना चाहिए, ऑप्शन में आपको हु मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आप देखिए कि डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग. अगर ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हु या व्हिच की जगह पे हम दैट का यूज कर सकते हैं. एनी डाउट? बोलिए भाई. नो सर. ओके, गुड. तो मेरे समझ से तो लगभग हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है. एक दैट का यूज कि दैट का और कहाँ का, एक तो आपने दैट का यूज देख लिया कि जब एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों हो तो दैट आ सकता है. ठीक है, और दूसरा आपने देखा कि एज का यूज, व्हाट का यूज. ठीक है, तो दैट एक और यूज है, उसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा. क्लास का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. इसको एरर्स रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसमें नेहा कुछ भेजिए. मोबाइल मेरा ऊपर है, मुझे पूरा दिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता हूँ उसको. ठीक है, तो इसी के यूज में आ जाता है. हाँ, एक ओमिशन, OMISSION, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप धोखा खा जाए. हेडिंग डालिए, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. इंपॉर्टेंट है भाई. बोले दिस इज द ऑफिसर आई हैव टॉट. इसमें कहीं कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है आपको? नो सर. अब ऐसे ही कोई पूछ ले कि बताओ भैया आई हैव टॉट ये कैसा क्लॉज है, मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो ऐसा तो लग रहा है मैंने पढ़ा है, भाव पूरा कर रहा है, तो हमें लग सकता है प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया, कि ये मेन क्लॉज है. क्यों भाई? और जो लोग टेक्निकली वेरीफाई करते कि हु विच दैट होता तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता, तो हु विच दैट तो है ही नहीं.
तो ऐसा लग सकता है कि मेन क्लॉज है, बट दिस इज नॉट अ मेन क्लॉज। क्यों और कैसे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसके दो पार्ट तो साफ साफ हमें दिख रहे हैं। दिस इज द ऑफिसर, ये ऑफिसर है। आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट है। तो ये तो फाइनल वर्ब, सॉरी, ये सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है। काम क्या है पढ़ाने का, किसने किया, आई ने किया। आई ने खुद को पढ़ाया होगा, किसी और को पढ़ाया होगा। तो टॉट टीच का ही तो V3 है, टॉट, ठीक है। तो जो वर्ब है इसमें वो ट्रांसिटिव है, और ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके बाद ही होता है, यहाँ दिया नहीं है। पर पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ के देखिए तो जो टॉट ट्रांसिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना, ठीक है। तो इसको मैं रीराइट कर लेता हूं। दिस इज द ऑफिसर whom I have taught, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और होम जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्टिव केस में क्यों रखा गया रिलेटिव प्रोनाउन को? क्योंकि जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है वो इंसिडेंट खुद ही ऑब्जेक्टिव केस का है, टॉट वर्ब के लिए, है क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव केस के एंटीसीडेंट को रेफर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव केस का ही रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्यों रख दिया, जैसे ऊपर तो रखा ही नहीं था बिल्कुल, ठीक है। वो इसलिए कि whenever a relative pronoun is in objective case, whenever a relative pronoun is in objective case, we can omit that relative pronoun, ठीक है। अगर कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को लिखना आवश्यक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे तो गलत होगा, पर नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। एनी डाउट? नो सर। A relative pronoun in objective case can be omitted. कैन बी omitted लिखा है, विल बी omitted नहीं, कैन बी omit किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मामला आपका ये फंसेगा, जैसे इस सेंटेंस को मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द ऑफिसर